Right? Right. So we are going to discuss about highlighted currents. It's running in the India. That is called CEC appointment crisis. CEC appointment crisis मतलब है कि चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन के चुनाव को लेके, मतलब उसकी नियुक्ति के लेके भारत में बहुत बड़ा विवाद अभी चल रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आखिर ये अपॉइंटमेंट में कौन से ऐसे समस्या पैदा हो गया है, कौन से संवैधानिक संकट हमारे लिए पैदा हो गया, उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके पीछे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और वर्तमान में कौन कौन से इसमें संवैधानिक संकट जो है सो इसके पीछे काम कर रहा है ना, उस पर हमें चर्चा करना है। तो हमारे पास एक स्लाइड भी है, ठीक है, और अपने पास जैसे एक हार्ड कॉपी भी है। दोनों के मिलकर हम लोग एक संतुलित, है ना, डिस्कशन करेंगे, होलिस्टिक पॉइंट्स को हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है, सारे आयामों को कवर करेंगे। उसके बावजूद भी अगर इसके बिटवीन अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होता है, कोई क्लैरिटी नहीं होता है, सो यू आर फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, यू कैन रेज इट योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव मामला है ना, क्योंकि इसमें जुडिशियरी भी आती है, विधायिका भी आता है और लोकतंत्र डेमोक्रेसी का, ठीक है, हिस्सा इसमें जुड़ जाता है, जहाँ से हमें एक डिस्कशन ओवरऑल करना है। तो देखिए, जब भी कोई करंट आपके सामने मुद्दा जब करंट आपके सामने आता है, तो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता होती है कि ये मुद्दा करंट में आखिर क्यों आया, ठीक है ना। तो ये मामला है कि CEC, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका अपॉइंटमेंट क्या संवैधानिक प्रोसेस या संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस पर विपक्ष, ठीक है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा जो है PIL के रूप में दायर किया गया है, तो उसमें भी कुछ निर्णय आया, बताया गया कि इसके अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का, ठीक है, मूल तत्वों को वायलेट किया जा रहा है, ठीक है। इसी को मुद्दा के लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि CEC के लिए जो इसकी नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वर्क फंक्शनिंग है, और इसके लिए जो हमारे पास, ठीक है, पारदर्शिता होती है, क्या ये बरकरार है कि नहीं। तो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में किसी के नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट जो किया जाता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द, ठीक है, आपको मतलब विधायिका और कार्यपालिका के अंदर आता है, ठीक है। राष्ट्रपति इसके अपॉइंटमेंट करते हैं, परंतु, ठीक है, ये विधायिका के मासूका है, मतलब किसी का ट्रांसफ़र करना है, अपॉइंटमेंट करना है, तो विधायिका कहता है कि ये हमारी मासूका है, हम इसको काम करेंगे, इसमें जुडिशरी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये सेपरेशन ऑफ पावर का डील होता है। परंतु इसमें मामला कहाँ से फंसता है कि इस महत्वपूर्ण फैसले में आगे कैसे होगा, कि हम देखते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए तो क्या क्या विवाद इसमें कैसे आगे जुड़ गया, इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता रहा है, उस पर हमें जिक्र करना है। तो देखिएगा, हम लाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, कि संविधान में कहाँ पर इसके जिक्र मिलता है और अब तक कैसे इसका अपॉइंटमेंट करते रहा गया है ना, उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ना। देखिए, संविधान का जब निर्माण हो रहा था, तो वहाँ पे आर्टिकल 324 में, अनुच्छेद आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की संकल्पना विकसित हुई, ठीक है। इसी के अंदर बताया गया कि राष्ट्रपति जो होंगे, राष्ट्रपति के माध्यम से, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ये आर्टिकल 324 में बताया गया कि राज्य विधानसभाएं, लोकसभाएं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, ठीक है, निर्वाचन जो है सो, ठीक है, निर्वाचन आयोग के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 324 में बताया गया कि जो निर्वाचन आयोग होगा उसमें आयुक्त होंगे, दैट इज कॉल्ड CEC, ठीक है। इसी आयुक्त का, ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनका अपॉइंटमेंट करेंगे राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए, आप लोग समझिए क्लैरिटी, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है, ठीक है, जो निर्वाचन किसका करता है, लोकसभा का, विधानसभा का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, ठीक है। परंतु इसका हेडेड कौन होगा, आयोग का जो अध्यक्ष कौन होगा, दैट इज कॉल्ड CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसका आर्टिकल 324 में बताया कि राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट कर दिया गया, सिंपली इतना करके निकल दिया गया। तो राष्ट्रपति कहने का मतलब है साफ साफ विधायिका या कार्यपालिका, ठीक है, कैबिनेट उसको करता है, और कुल मिलाकर कहा जाए तो प्राइम मिनिस्टर, मतलब PM के द्वारा ही संस्तुति पास किया जाता है और राष्ट्रपति इसको जो है सो अपॉइंटमेंट करते हैं। ये सिंपल बात है। लेकिन उसमें एक चीज़ क्लोज जोड़ दिया गया था कि आगे जो है संसद इसमें कानून बना सकती है। आप ध्यान से समझिएगा, आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। संसद इसके लिए कानून बना सकती है, यानी फ्यूचर में इस बात को बोल दिया गया कि कानून बनाने के लिए संसद जो है सो फ्री है, कोई इस पर कानून बना सकती है। फिर आगे आइएगा, तो जब बता दिया कि संसद इसमें कानून बना सकती है, तो इसी कानून को बनाने के लिए 1991 में एक बिल गवर्नमेंट पास करती है, दैट इज कॉल्ड चुनाव आयोग अधिनियम, ठीक है, बिल लेके आती है। उसमें उन्होंने बताया कि CEC अपॉइंटमेंट कैसे होगा, शर्तें क्या होगी इनकी चुनाव के, इनके वेतन क्या होगा, परंतु उसमें एक लूप होल छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट नहीं रहा। गेम खेल गया गवर्नमेंट यहाँ पे, ठीक है,
एक बिल लेके तो आया, परंतु गेम खेल गया कि हम ठीक है इनका ये सैलरी इतने मिलेंगे, ठीक है इनका ट्रांसफ़र ऐसे किया जाएगा, या इनके शर्तें ये होंगी, 65 साल के होंगे, 6 साल के लिए काम करेंगे, परंतु नियुक्ति कैसे होगा इस पर चर्चा ही नहीं किया। मामला आगे बढ़ा, मामला आगे बढ़ते बढ़ते आइए ये आगे कैसे बढ़ेगा, ये आगे नहीं बढ़ रहा, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ करिए मैम, देखिए ज़रा, कट करिए उसको, हाँ बढ़ जाएगा सर, गुड, ठीक, अब हमें समझ में आ गया, ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। रंदी हाँ, पेन ऑफ करके करना है, ठीक है, कोई नहीं, बैठ जाइए मैम, है ना। अब इसमें मामला आता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और उसकी नियुक्ति के विभिन्न आयोग की सिफारिशें, चूँकि गवर्नमेंट्स को बताया गया था, मतलब सरकार को विधायिका को बताया गया था कि कानून ला सकती है, तो कानून लेके आई, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रोसेस उसने हिडन कर दिया। इसके माध्यम से कई बार जो है सो कई समितियों का गठन किया। जब भी कुछ रूल्स रेगुलेशन लाना होता है तो उससे पहले किसी कमेटी का गठन किया जाता है। उसी में एक कमेटी आती है, गोस्वामी कमेटी है। संविधान का जो है सो, ठीक है, विधेयक 1990 में संविधान संशोधन 70वां हुआ, वो भी कुछ सिफारिशें किया है। संविधान समीक्षा किया गया राष्ट्रीय आयोग 2002 में, उसने भी कुछ सिफारिशें की। कुल मिला के मैं आपको बता देना हूँ कि क्या सिफारिशें किया होगा। देखिएगा, सब में जो लगभग जो है गोस्वामी समिति में आप देखेंगे, चूँकि बहुत डिटेल इसके अंदर हमें नहीं जाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबने सिफारिश किया कि राष्ट्रपति तो होंगे चुनाव करने के लिए, परंतु एक समिति होगी, देयर विल बी द कमेटी, ठीक है, जो सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को कि आप इनको चुनाव करिए। उस कमेटी में कौन कौन होंगे, तो लगभग कुछ नाम दिया गया। तो मैं आपको रफ आइडिया बताता हूँ कि जितने भी आया, जैसे मान लीजिए संविधान 17वां संविधान संशोधन आया, ठीक है, ये राष्ट्रीय आयोग आया, विधि आयोग आए, सुप्रीम कोर्ट 2023 में भी, कुल मिला के इन लोगों ने जो नामे प्रपोज किए हैं, उन्होंने बताया कि सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक कमेटी होगी, एक कमेटी होगा जो कि सिफारिश करेगा किसी बंदे को सीएसी अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, और अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। मतलब 3 नाम तो होगा ही। इसी में गोस्वामी समिति ने, किसी ने बोला कि आप लोकसभा अध्यक्ष ले लीजिए, किसी ने राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में जिक्र करने का शुरू कर दिया। विधि आयोग ने, अब इसी तरह विधि आयोग के हम बारे में चर्चा करेंगे। 2015 में विधि आयोग ने, ठीक है, विधि आयोग ने, अब मैम ये आएगा क्या कलर करने के लिए, ये ओके, देखिए अब हम विधि आयोग की बात करते हैं। विधि आयोग ने क्या बोला है कि इसके प्रक्रिया के पारदर्शी बनाने के लिए एक होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति होंगी। क्योंकि मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि लगभग जितनी समितियां, गोस्वामी समिति हो, समीक्षा हो, संविधान के लिए जो आयोग कमेटियां बैठी, सब में कुछ ना कुछ था ही, लेकिन जो कॉमन था उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट, सेकेंड बोला कि लीडर ऑफ अपोजिशन, और थर्ड बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमें इसी पे टारगेट करना है, क्योंकि मामला हमारा यहीं फंसेगा। तो एक आ गया आपको पीएम आ गया, दूसरा आ गया लीडर ऑफ अपोजिशन आ गए, और तीसरा आ गया सीजेआई। ठीक है, 3 चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि इसमें रखना। मान के चलते कि पीएम न्यूट्रल होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सो, ठीक है, होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फेयर होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अपोजिशन के होना जरूरी है। और सीजीआई को तो हम मान के चलते हैं कि देश के सबसे, ठीक है, प्रतिष्ठित जो है सो न्यायिक जो पारदर्शिता होगा, इनसे होते हैं। तो मानेगा इन लोगों ने कोई कमेटी के, ठीक है, बैठेंगे और किसी के नाम को सिफारिश करेंगे, तो उन्हीं का अपॉइंटमेंट होगा। ये मामला आगे बढ़ा और इसी को लेके, ठीक है, आगे काम जो है सो, ठीक है, बढ़ता रहा। आगे हम आते हैं, देखिएगा, अब आप ध्यान से सुनिएगा। 2023 में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच गया कि लोगों ने बोला कि सरकार जो अपॉइंटमेंट कर रही है वो मनमानी कर रही है, ठीक है। तो कई पीएलए दायर किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट किया गया कि आप कृपया जो है सो, ठीक है, कुछ निर्णय सुनाइए। तो ध्यान से सुनिएगा, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। अब हम आप लोग से जानना चाहते हैं कि आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि जरा ध्यान से सुनिएगा, हमें विधि आयोग ने क्या बोला था कि पीएम होना चाहिए, सीजेआई ऑफ इंडिया होना चाहिए, और लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। 2023 में मार्च में सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस निर्णय में क्या उसने बोला, सेम बात को उसने दोहराते हुए बोला इस बात को कि
इस निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में पीएम, लोकसभा विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश, सेम बात को इसने जो विधि आयोग ने बोला था इसको इसने रिपीट कर दिया। और उसने एक और चीज़ बता दिया कि तब तक ये प्रक्रिया आगे फंक्शनिंग करेगी जब तक कि कोई कानून सरकार द्वारा नहीं लाई जाती है। तो अगर हम इसमें डिटेल में चढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2003 में अनूप बर्नवाल की फैसला है, इसने बताया है। तो अगर आप पूरा डिटेल समझेंगे 2015 के जो आयोग की जो संस्तुति थी इसी को ठीक आधार बनाते हुए उन्होंने बताया था। प्रमुख बिंदु मैंने आपको बता दिया कि यही थी कि ताकि पारदर्शिता बने रहे, जब तक कानून जो है सो ठीक है कोई सरकार नहीं लाती है तब तक जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, देखिए क्या बोला उसने कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का स्पष्ट कानून बनाने के निर्देश दिया ताकि पारदर्शिता नियुक्ति हो, परंतु उसने एक क्लॉज जोड़ दिया कि तब तक न्यायालय उक्त चयन प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया। मतलब उसने बोल दिया कि अब आगे मामला यहीं रहेगी, आप इसी को ठीक है आगे लेके चलते रहेंगे। ठीक है, अब लेकिन मामला यहाँ फंस गया। जैसे ही हमने क्या बताया कि मार्च ठीक है 2023 में ठीक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बोला कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको और चीज़ बताता हूं कि जो भी डिसीजन होता है ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इट सेल्फ द ठीक है रूल्स फॉर द गवर्नमेंट, तो उसने ये चीज़ और ऐड कर दिया था कि इट शुड बी अनिवार्य, इट शुड बी ठीक है ना, कि ये लागू होना ही चाहिए जब तक आप कानून नहीं लाते। तुरंत गवर्नमेंट जगी हुई, नींद से उठ गई और बोली कि कानून लेके आया। सरकार द्वारा एक विधेयक लेकर आया गया और उस विधेयक का नाम सुन लीजिए, ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठीक अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें कार्यविधि विधेयक 2023 संसद में पास करा दिए। अब इसमें जो मामला है वो उसको ध्यान समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि सीजेआई, पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन, अब इन्होंने गेम खेल गया। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बहुत डिटेल इसके बारे में नहीं जानना है कि 65 साल होना चाहिए, 6 साल होना चाहिए ठीक है, नियुक्ति में ये सब नाम छट नहीं होना चाहिए। जो मेन हमें बात जानना है वो आप समझ लीजिए। उन्होंने यहाँ पे गेम जो खेला, उन्होंने ये किया कि एक तो पीएम को उन्होंने रख दिया कि इनकी अध्यक्षता एक जो टीम कमेटी बैठेगी 3 लोगों की, इसमें 3 लोग होंगे, तो पीएम जो होंगे वो अध्यक्ष होंगे, लोकसभा विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन होगा ठीक है, और केंद्रीय कैबिनेट ठीक है स्तर के कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा जो भी होगा ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे इसमें ठीक है, एक कैबिनेट मिनिस्टर या उसी स्तर के किसी व्यक्ति को लाया गया। तो किसको रिप्लेस कर दिया गया, तो रिप्लेस्ड बाई ठीक है कैबिनेट सीजेआई को रिप्लेस कर दिया गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस गया कि आपने सीजेआई को रिप्लेस कर दिया। बोला कि क्यों, गलत नहीं है, हमें दोनों को पॉइंट समझना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ट्रांसफर हमेशा विधायिका बोलता है ये हमारी मासूका है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट का आने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए अब विधेयक को लेकर विवाद फंस गया। अब विधेयक के लिए विवाद जो फंसा है वो समझिए क्या विधेयक विवाद है, आपको समझिए। सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पलटने की बात है, फैसले को सुप्रीम कोर्ट के ठीक है मामला को पलटने की बात है कि आप जो है सो इसके मामला को आप पलट रहे हैं, है ना। देख रहे हैं उस मामला को उसने पलट दिया पहले बात। फिर उसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जो भागीदारी है, न्यायपालिका की भागीदारी है, सुनिश्चित की बात कही थी, विधेयक में से हटाकर कार्यपालिका का वर्चस्व की बात कहा गया है। बताया गया कि इसमें 2 कैबिनेट मतलब एक प्राइम मिनिस्टर खुद मिनिस्टर है, अरे कैबिनेट मिनिस्टर ले लिए ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो अल्पमत में चला जाएगा तो उससे कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और इसमें यह भी बता दिया गया कि अगर 3 समिति है, अगर 2 लोग सिफारिश कर देंगे तो उसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो आप ही बताइए, अगर पीएम के साथ जो जिसको कैबिनेट मिनिस्टर है ये एक ही साथ रहेगा ना, तो लीडर ऑफ अपोजिशन कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी छटपटा रहे थे ठीक है, गए बोले कि हमारी जरूरत ही नहीं, वहाँ पे हमें कोई सुनना ही नहीं है। तो इन्होंने बोला कि लीडर ऑफ अपोजिशन अपोजिशन में है, अपोज कर सकता है, परंतु अगर 2 लोग पास कर दिए हैं तो बिल मतलब सिफारिशें मान ली जाएगी। ये मामला यहाँ फंस गया ठीक है ना। तो नियुक्ति पे हावी हो जाएगी, सब बता दिया गया, सब चीज़ें ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पे सवाल हो गया कि अगर ऐसा होगा तो किसी ऐसे व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होगा जो कि ठीक है न्यूट्रल नहीं होगा, है ना। जो पर्सन जिसका अपॉइंटमेंट होगा इट शुड नॉट बी न्यूट्रल, सी और ही कैन नॉट बी न्यूट्रल ठीक है। तब इसमें बताया गया जो चयन समिति होगी कार्यपालिका के प्रभाव इस पर हावी हो जाएंगे और आयोग की निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो गया। परंतु इसमें एक और चीज़ मामला वो भी आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, मैं बता देता हूँ, वो बड़ा थोड़ा सा आप समझिएगा। इसमें एक चीज़ और भी आता है, दैट इज है ना, आप समझिएगा। इसमें एक होता है, देखिए एक होता है सिलेक्शन कमेटी, एक होता है सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, और दूसरा होता है अपॉइंटमेंट कमेटी मतलब कमेटी ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझने का गेम है
ये बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही पेचीदा मामला है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, अपॉइंटमेंट करने से पहले यहाँ पे 3 लोग होंगे, ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ठीक है, यहाँ पीएम होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ठीक है। परंतु यहाँ किसी व्यक्ति का नाम पहुँचे उससे पहले एक सिलेक्शन कमेटी होगी। सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा? तो उसमें होगा आपका मुख्य सचिव, ठीक है ना। तो मुख्य सचिव होंगे, ठीक है, और उनके साथ 2 वरीय, मतलब उनके जो 2 जूनियर होंगे वो होंगे। अब आप बताइए, जो मुख्य सचिव होगा वो भी तो पीएम के साथ ही बैठता है, हाँ? वो भी तो कैबिनेट के साथ ही रहता है। तो कैबिनेट जो मुख्य सचिव होगा ये नाम छांटेगा, इंडिया में ऐसे ओपन करके लेगा कि किस व्यक्ति को 4-5 नाम में से एक नाम को सिफारिश करके यहाँ भेजेगा। 3-4 नाम लेके भेजेगा, 3 नाम हमने दे दिया, अब आप लोग इसमें से चुन लीजिए किसको लेना है। तो यहाँ भी पक्षपात है, इस बात को जो उठा रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन कि यहाँ भी, ठीक है, संवैधानिक तौर पे चीज़ें ठीक नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। परंतु अब एक यहाँ पे 2 मामला आता है, क्या सरकार गलत है? ठीक है, तो नहीं, गवर्नमेंट गलत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को बताया गया है, संविधान निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इस पे संसद के विवेकाधिकार पे छोड़ दिया गया है, कानून बनाएगी। तो संसद का हमारा विवेक यही, हम यही कानून बनाएंगे। तो अब इसमें एक और मामला आता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बेसिक, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा ठीक है, कानून बनाने का प्रावधान, कानून बनाने निर्माण करने की प्रक्रिया जो है सो वो विधायिका का हिस्सा में आता है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते हैं, वायलेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब सॉरी फॉर, उसको आप वायलेशन नहीं कर सकते हैं, दैट इज आवर राइट, ठीक है। तो उसने लेके आ गया कि अगर आप कोई कानून बनाते हैं, डेमोक्रेसी फंक्शन ही नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन खड़ा होता है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आता है। इसीलिए अब आगे मामला फिर से फंस गया। और मामला कैसे फंसता है आप देखिए यहाँ पे। अब कोर्ट का तर्क सुन लीजिए, मामला 2024 से, ठीक है, फिर मामला जो है 2023 से बिल लेके आए थे, है ना, फिर मामला आगे जो है सो यहाँ देखिए 2024 से 26 तक लगातार जो है सो, है ना, लगातार जो है सो PIL दायर हो रहा है। अब इसमें ध्यान से समझिएगा जो मैंने आपको बताया है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया है कि बोला कि ये जल्दबाजी में लाया गया कानून है, फर्स्ट। सेकेंड, कह रहा है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया, परंतु संसद की सर्वोच्चता, कि ठीक है संसद तो है ही, ठीक है, पार्लियामेंट्री, ठीक है, सुप्रीम होता है टू ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द कानून, ड्रॉ द लीगल एस्पेक्ट, परंतु देयर इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे, ठीक है, विधायिका वर्सेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई शुरू, ठीक है। तो अब बोला, अब जब मामला फंसा तब विधायिका ने रिक्वेस्ट किया है कि एक आप काम करिए, इसको 5 जजों को भेज दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था कि कई निर्णय हमारे आ चुके हैं, तो इस पे 5 जजों की बेंच बैठी है अभी अगस्त 2026 में, 2 दिन 3 दिन पहले, ठीक है, कि 5 जजों को भेजेगा। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट करंट है ये, ठीक है, और मुद्दा बहुत ज्वलंत है। तो हमें जानना है कि क्यों करंट में मुद्दा है। तो मुद्दा ये है, अब निर्णय जो आएगा हमें इस पर ध्यान लगा के रखना है कि आगे कौन से मुद्दा इस पर आते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था हमें समझने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट किस तरह इसको, ठीक है, अपने हाथ में लेना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे फेयर बनाना चाहता है, ठीक है। अब हमें एक सिविल सर्वेंट के रूप में, सिविल सर्विसेज स्टूडेंट एस्पिरेंट के रूप में हमें न्यूट्रल रहना है, बिकॉज you are going to be the part of the system, तो you can't say that the government is the wrong, ठीक है। you have to, अब आपकी जो ट्रेन है ऐसे निकलना है कि खाई में भी ना गिरे, ठीक है, और उधर जो है सो जंगल में ना चले जाए। तो ऐसे आपको जवाब निष्कर्ष कैसे लिखना है, ये हमें सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, एक एस्पिरेंट के रूप में जो हमें निष्कर्ष देना है उस पर हमें जाना है। तो कभी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है, वो इधर बाहर करना है ना, लेकिन लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। तो उस चीज़ को आप समझ लीजिए। हम कह रहे हैं कि एक संतुलित चयन समिति बनाइए, एक बैलेंस समिति बनाइए। अब इसमें क्या करिए, इसमें आप विपक्ष के नेता, सब कोई कह रहा है, ठीक है ना, सारे कमेटियां बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, ठीक है, तो हम विपक्ष का नेता लेते हैं। अब अलग से आप जानते हैं ना, जो एस्पिरेंट होते हैं उनको हमेशा सिखाया जाता है, सर सिविल सोसाइटी ले लो, ठीक है, NGO ले लो, है ना। तो हम अपने मन से ऐड कर हमें करना है कि सिविल सोसाइटी, विपक्ष के नेता, जैसे कि प्रतिनिधित्व बनाइए, कमेटी 5 लोगों को बना दिए, 6 लोगों के बना दिए, महिला भी होना चाहिए, ऐसे करके न्यायपालिका की भागीदारी सुनिश्चित करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ मामला जो है बेसिक स्ट्रक्चर का भी है, पारदर्शिता का मामला है, तो न्यायालय को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप एक ऐसे जागरूक अगर नागरिक हैं वो जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को समिति में हमें शामिल करने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके अलावा पारदर्शी नियुक्ति हो तो चयन प्रक्रिया सार्वजनिक करवा दीजिए, ठीक है। क्यों हमें, मतलब जैसे मान लीजिए कि जो ये बंदा करेगा, ओपन हम डिस्कस ओपन कर देते हैं कि किस व्यक्ति को कौन कौन से माध्यम से, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, ऐसे किसी का चुनाव सार्वजनिक होना चाहिए, उसकी योग्यता मानदंड तय हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए,
निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रशासनिक स्वतंत्रता मजबूत करने के लिए तब कानून बनाया जाए आयोग द्वारा। ये हमारे पास जो कुल मिला के जो है सो हमें एक समाधान सुझाव देना है कि जो कमेटियां बनेगी पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शिता होने के लिए उसमें सिविल सोसाइटी को, विपक्ष के नेता को, सीजीआई को, लीगल एस्पेक्ट को, ठीक है, ये होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का चयन करना है वो मस्ट भी, ठीक है, वो हमें सार्वजनिक है ना, पब्लिक होना चाहिए। उसकी योग्यता मापदंड हमें क्लियर होना चाहिए कि न्याय होना जरूरी नहीं है, न्याय दिखना जरूरी है, ठीक है। इसमें कमेंट भी किया गया है कि न्याय होते हुए दिखना भी आवश्यक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हमें लास्ट में आपको एक जो है सो कंक्लूसिव तरह से देना कि भारत के लोकतंत्र चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जारगंज, ठीक है। सीईसी अन्य सदस्यों की नियुक्ति कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, बात मत करिए आप लोग, ठीक है। कार्यपालिका से मुक्त होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, इसमें प्रश्न चिन्ह न लगा सके। सरकार को चाहिए कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में ले, ठीक है। कानूनी विशेषज्ञों के लीजिए, व्यापक विचार विमर्श करिए, ओपन डिस्कशन कराइए, एक संतुलित कानून लेकर आइए जिससे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए मूल्यों को रक्षा हो, ये हमें आवश्यक है। तो हमने इस बात को समझ लिया है, ठीक है। अब हमारे पास जो है सो अगर ओवरऑल आपने समझ लिया है तो अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। अगर आप यूपीएससी के लिए मेंस लिखने जा रहे हैं या कोई सिविल सर्विसेज आप मेंस लिखते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बोल देते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस पे है। कह रहा है कि डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पकड़ा कि आर्टिकल 324 में, ठीक है, किस तरह की चीज़ें हैं, है ना। हमने उसके अपॉइंटमेंट के क्या क्या प्रोसेस है इसमें हमने बारे में हमने जिक्र कर लिया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के कैसे कैसे उसका प्रोसेस आगे बढ़ा, 2015 से कैसे हुआ, इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। इससे थोड़ा और अगर अपर हैंड में आना चाहते हैं, थोड़ा और भी टफ क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो उसको देख लीजिए। भारत में चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, ठीक है, न्यायपालिका और विधायिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो अभी देख रहे हैं, ठीक है, कैसे, ठीक है, उनकी भूमिका कितना इंपॉर्टेंट है, कितना डिस्कशन हुआ है, इसको बढ़ा सकते हैं। और भी अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो हमने 2 ही क्वेश्चन लिए हम लोगों ने। हाँ, ये देखिए, एनालाइज द कंट्रोवर्सी अराइजिंग फ्रॉम द रोल ऑफ द जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब ये होलिस्टिक पकड़ लिया। हम कह रहे हैं कि हमें एनालिसिस करना है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के बीच में, मतलब कंट्रोवर्सी बिटवीन द जुडिशरी, ठीक है, और लेजिस्लेटिव के बीच में कौन कौन से अपॉइंटमेंट के लेकर समस्याएं पैदा हुई है, इस पर जो है सो अपना मत प्रकट करिए। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन है, अगर आप लिखने के चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो है सो, ठीक है, 250 शब्दों में हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी है। इन बिटवीन अगर आप लोगों को कुछ चीज़ क्लैरिटी नहीं हो तो यू कैन रेज एंड यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। समझ में आ गया चीज़ें? कहीं डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, इतना देर आपने हमको, ठीक है, समझने की कोशिश किया। हमने जो बेहतर समझा सकते थे मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो ओपन है, आप हमसे बात कर सकते हैं कभी। थैंक यू सो मच। ठीक रहा।